गुड मॉर्निंग बच्चों। अध्याय 1 इंटे मनके तथा अस्थियां जो संबंधित है हमारी महान सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से। इसके अभ्यास संख्या 3 में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं इसी अध्याय के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जानते हैं ये कौन है। पहला है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन की मुख्य विशेषताएं। इससे पहले हमने सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे आर्थिक जीवन के संदर्भ में। फिर पढ़ेंगे हम क्या हड़प्पा लोगों का कोई राजनीतिक जीवन था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अंतिम प्रश्न हमारा रहेगा हड़प्पा लोगों की मोहरें जो बहुत ही ज़्यादा संख्या में प्राप्त हुई हैं और लिपि के संदर्भ में किस तरह की लिपि का वो इस्तेमाल करते थे, उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा के लोगों के आर्थिक जीवन की विशेषताओं से। जैसे कि यहाँ मानचित्र में बताया गया है, ये एक जो है आदमियों द्वारा निर्मित एक बंदरगाह बनाई गई है जो लोथल से मिली है। इसके साक्ष्य लोथल से मिले हैं, तो इसी से ही अनुमान लगा सकते हैं कि उनका जो आर्थिक जीवन था वो केवल कृषि तक आधारित नहीं था, वो एक व्यापारी भी थे, व्यवसाय भी करते थे। तो इस प्रकार से चलिए विस्तृत आगे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले कृषि। हड़प्पा के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था, मुख्य तौर पर वो कृषि ही था। जिस तरह से मिस्र में मेसोपोटामिया की बात करें तो नील नदी ने जो है वो वरदान उनके लिए जो है वो सिद्ध हुआ था। इसी प्रकार से यहाँ मेसोपोटामिया की बात नहीं कर रहे, यहाँ मिस्र की बात कर रहे हैं। तो नील नदी उनके लिए वरदान सिद्ध हुई। इसी प्रकार से सिंधु नदी ने भी उपजाऊ मिट्टी लाकर तथा अपने जल से इस महान सभ्यता का विकास करने में योगदान दिया, क्योंकि जो भी सभ्यता फली फूली वो नदी घाटियों में ही फली फूली। तो ये नील नदी के आसपास या सिंधु नदी के आसपास जो है ये सभ्यता जो फली फूली, जिसमें से भारतवर्ष की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आसपास या उसकी सहायक नदी के आसपास जो है वो फली फूली। विद्वान द्वारा अभी तक जो है 9 फसलें जो है पहचानी जा चुकी है, लेकिन इसमें मुख्यतः जो है गेहूं और जौ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और चावल की खेती भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये जो लोग थे जुताई के लिए हलों का प्रयोग करते थे। इसके साक्ष्य जो है वो मिले हैं कहाँ से? बनावली से। याद रखना, बनावली से जो मिट्टी के बने जो हल हैं, प्रतिरूप जो है, प्रतिरूप होते हैं जो मॉडल छोटे छोटे खिलौने की तरह जो मिले हैं। तो हम मॉडल तभी बनाते हैं जब वो चीज़ हमारे जीवन में कहीं ना कहीं स्थान रखती है। तो इस प्रकार से हम उसी से अनुमान लगाते हैं कि जुताई की जाती थी हलों के द्वारा। फिर फसलों की पैदावार अधिक होती थी और इसे भविष्य के लिए भंडारण के तौर पर रखा जाता है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो बना हुआ ढांचा मिला है वो भंडार का ही मिला है। तो इस प्रकार से बड़े पैमाने पर जो पैदावार थी उसे भंडार के तौर पर रखी जाती थी मुश्किल के दौर में, आने वाले समय में। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक जो प्रसिद्ध उपज जो थी वो कपास थी। याद रखना, दुनिया भर में ये सभ्यता अपने कपास उपज के लिए, उससे बने कपड़े के लिए जो है वो जानी जाती थी। ये वह बहुत इंपॉर्टेंट है इस सभ्यता को जानने के लिए, इसलिए इस सभ्यता पर गर्व होता है। नेक्स्ट दूसरा आता है वो है पशुपालन। सिंधु वासियों का दूसरा जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन भी था, जिस प्रकार से आज भी है लोगों का। बैल, भैंस, बकरी, सुअर, गाय, कुत्ता तथा हाथी, ये सभी जानवर जो है उनके पालतू जानवर थे और इन जानवर में महत्वपूर्ण जो स्थान रखते थे, ये सभी जानवर महत्वपूर्ण स्थान इनके जीवन में रखते थे। वह उनका दूध, मांस, ऊन तथा भार ढोने के लिए उपयोग करते थे। इसके अतिरिक्त हड़प्पा के लोग बिल्लियाँ, मोर, हिरण, बतख, खरगोश, मुर्गे तथा तोते भी घरों में पालते थे। उन्हें घोड़े का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कई जगह हमने पढ़ा है जहाँ पर सुरकोटड़ा में घोड़े के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये मानते हैं कि घोड़े का ज्ञान जो उन्हें नहीं था। फिर तीसरा आता है उद्योगों के बारे में। हड़प्पा के लोगों का व्यवसाय कृषि और पशुपालन के साथ साथ उद्योग भी था। पत्थर, तांबे और कांसे से अनेक वस्तुएं जो है बनाई जाती थी और अनेक स्थानों पर तांबा राजस्थान और बलूचिस्तान से आयात किया जाता था। शिल्पकार मूर्तियां, बर्तन, औजार, हथियार जैसे कुल्हाड़ियाँ, आरियाँ, छुरे और भाले बनाते थे। जिस प्रकार से उनके जीवन में कांसे का जो इस्तेमाल होता था उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें बनाई जाती, क्योंकि वो सख्त होता था। सूती कपड़ों का भी निर्माण किया जाता था। कपड़े की छपाई और सूत की कताई भी होती थी। मकान और नौकाएं बनाकर भी लोग जीविका जो है आजीविका अपनी कमाते थे।
सुनार, चांदी, सोना और कीमती पत्थरों से गहने बनाते थे और कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उन्हें लोहे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। यह है उनके उद्योग के बारे में, इस प्रकार का उद्योग उनका चलता था। व्यापार और वाणिज्य की बात कर लेते हैं। हड़प्पा निवासियों द्वारा आंतरिक और विदेशी दोनों तरह का व्यापार जो है वो किया जाता था। अब व्यापार में आंतरिक व्यापार, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो, रोपड़, सुरकोटड़ा, आलमगीरपुर, ये आपस में बहुत बड़े बड़े जो है व्यापारिक केंद्र जो है वो थे। एक स्थान से दूसरे स्थान को माल जो है बैलगाड़ियों के द्वारा, इक्कों के द्वारा तथा पशुओं पर लाद कर जो है वो किया जाता था। सिंधु सभ्यता की विभिन्न बस्तियों से अवशेषों में मिले माप तोल की बहुत सी चीज़ें जो है वो मिली हैं। इस बात का सूचक देती हैं, प्रमाण है कि उस युग में व्यापार अच्छे उन्नत दशा में था। फिर आंतरिक व्यापार की बात कर लेते हैं। इस युग में सिंधुवासी आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी खूब करते थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व की बात हम जो है वो कर रहे हैं। उस समय लोग जो है वो विदेशों से भी व्यापार जो है वो करते थे। मतलब उनके पास कहीं ना कहीं जो है जो समुद्री जहाज़, किश्तियाँ जो है हुआ करती थी, जिसके द्वारा ये दूसरे देशों के साथ, जिसमें सुमेरिया की बात करते हैं, इराक की बात है, ईरान है, मग्गान जो आज ओमान कहा जाता है, या दिलगुम है, बहरीन द्वीप है, अरब देश हैं, इन देशों के साथ जो है व्यापार उस समय ये लोग करते थे। ये बड़ी बात है। कि कहाँ से? लोथल बंदरगाह। ये लोथल बंदरगाह का एक जो है एक खुद तैयार किया हुआ चित्र है, एक साक्ष्यों के आधार पर जो है। तो हड़प्पा निवासी चांदी, टीन, शीशा और सोना अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त करते थे और वे विदेशी व्यापार स्थल तथा जल दोनों मार्गों द्वारा करते थे। स्थल मार्ग से भी होता था और जल मार्ग के द्वारा भी होता था। संभवतः जल मार्ग के लिए नौकाओं और छोटे जहाज़ों का प्रयोग जो है वो किया जाता था। तो यहाँ से जो चीज़ें बेची जाती थी उनमें कपड़ा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था। अब बात करते हैं, ये हो गया पूरे व्यापार की बात हम जो कर चुके हैं। अब आता नाप तोल और माप साधन। देखिए ये वो साधन थे जिसके द्वारा हम व्यापार करते थे। सिंधु घाटी तोल के लिए अनेक प्रकार के बाटों और मापों का जो इस्तेमाल करता था। तराजू भी जो है मिले हैं इसके। हाँ, ज़्यादातर छोटे कहते जौहरी जो उस समय होते थे, जो सोने और चांदी का काम करता, उनके छोटे बाट भी प्राप्त हुए हैं। ये जो बाट थे ये चर्ट नामक पत्थर, याद रखना, चर्ट नामक पत्थर से ये बने होते थे। और अधिकतर और बड़े बाट भी मिले हैं जो संभवतः लकड़ी या रस्सी से जो उठाए जाते होंगे, इतने बड़े थे वो। इन बाटों की जो अनुपात मिले हैं वो है 1, 2, 4, 8, 16 और 32 अनुपात में हर जगह जो है वो बाट मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही अनुपात के जो है हर जगह मिले हैं। इसका मतलब कोई इकाई थी जहाँ पर एक इकाई का मतलब एक सरकारी कोई एक विभाग होगा जहाँ पर इनको बनाया जाता होगा एक ही प्रकार के तोल के हर जगह। तो इस प्रकार से इन बातों से भी अनुमान लगाता है कि कोई आर्थिक तौर पर वहाँ राजनीतिक तौर पर भी वहाँ कोई व्यवस्था रही होगी। और सबसे ज़्यादा जिस इकाई के वाट मिले हैं वो है 16 इकाई का वाट। ये वाट सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता था। इसके अलावा कांसे की एक माप पट्टी भी मिली है जिससे मापने का काम किया और उसके ऊपर चिन्ह भी लगे हुए थे, जिससे फुट्टा होता है उसी तरह से जो बना हुआ था। लेकिन किसका था बना हुआ? कांसे का बना हुआ था। तो संभवतः इससे क्या किया जाता? भूमि को मापा जाता होगा, मकानों या लंबाई चौड़ाई जो है वो देखी जाती होगी। फिर आता है छठा, हड़प्पा की सभ्यता में यातायात के साधन। हड़प्पा की सभ्यता में लोग अनेक प्रकार के यातायात के साधनों का प्रयोग करते थे। उन्नत व्यापार के साथ साथ सिंधु सभ्यता से संबंधित विभिन्न स्थलों का दूर दूर स्थित होना भी इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर आवागमन के साधन अच्छे थे। अब दूर दूर से आपका जो है हर एक हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चौहदड़ो है, हर जो क्षेत्र थे या जो नगर थे वो काफ़ी दूर थे। तो इनके बसने का कारण जो है उससे अनुमान होता है कि कहीं ना कहीं लोगों के आने जाने का साधन भी जो है वो रहा होगा। वे सिंधु नदी के रास्ते, नदियों के द्वारा भी जाते होंगे। सिंधु नदी के रास्ते जहाँ पर वो बिल्कुल समान तौर पर, जैसे पाकिस्तान में जाएं तो सिंधु नदी जो है बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर बिल्कुल शांत मैदानी हिस्से में वो बहती है, तो वहाँ पर जो है किश्तियाँ चलाई जा सकती हैं। इससे जुड़ी हुई अन्य नदियों के माध्यम से भी और उसके साथ जो सहायक नदियाँ थे उनके द्वारा भी जो है वो जाते होंगे। स्थल मार्ग का भी इस्तेमाल करते होंगे।
लोथल बंदरगाह के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके प्रमाण मिल चुके हैं, जहाँ से विदेशी के साथ जो है विदेशों के साथ व्यापार किया जाता तो जहाज़ के द्वारा ही किया जाता था, समुद्री जहाज़ों के द्वारा, किश्तियों के द्वारा। इसके अलावा मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के अवशेषों में खिलौनों के रूप में अनेक मिट्टी की छोटी छोटी गाड़ियाँ बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं, जिससे अनुमान लगाता है कि कहीं ना कहीं बैलगाड़ियों का इस्तेमाल जो हो होता होगा। तो इस प्रकार से ये पढ़ा हमने यातायात के साधन के संदर्भ में। अब जानते हैं दूसरा क्वेश्चन था कि क्या उनका कोई राजनीतिक संगठन भी था, राजनीतिक जीवन भी था। इस तौर पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों का राजनीतिक संगठन तथा उनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त नहीं है, विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जो नगर हैं, जो सुनियोजित नगर बने हुए हैं, बड़े तरीके से बने हुए नगर, या सफाई का उसमें उचित प्रबंध था, बस्तियों के निर्माण में व्यापक एक रूपता थी, एक तरह की जो बस्तियां थीं उनका निर्माण हुआ है। तो इन सब से, या फिर हमने जो नाप तोल के देखेंगे, जैसे कि नाप तोल के जो प्रचलन था, एक ही इकाई के बाट जो हर जगह मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है बिना राजनीतिक संगठन के ऐसे संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन जो है वो संकेत देता है इन बातों की तरफ कि वहाँ पर राजतंत्र या राजनीतिक संगठन जो अवश्य रहा होगा। इसके अलावा ये कहता है कि सभ्यता किसी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करती थी, ये अनुमान लगाया जाता है। कुछ विद्वानों की राय है कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के आधार पर दक्षिणी मेसोपोटामिया की तरह ही पुरोहित वर्ग का तथा लोथल और हड़प्पा में व्यापारी वर्ग का शासन था। मानते हैं, क्योंकि विशाल स्नानागार का मतलब है कि वहाँ पर लोग जो है वो किसी विशेष पर्वों पर जो है नहाया करते। तो विशेष पर्व किस प्रकार से आयोजित किए जाते होंगे, पुरोहितों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इनका प्रभुत्व मेसोपोटामिया में था, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं रहा होगा। लेकिन वही बात आ जाती है कि यहाँ पर कोई ऐसा साक्ष्य जो है वो प्राप्त नहीं हुआ होता है। लेकिन इन सब बातों के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि बिना राजनीतिक संगठन से ये बातें संभव नहीं थी। इस प्रकार वहाँ पर कोई न कोई राजनीतिक संगठन जरूर रहा होगा। फिर हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जल्दी से जान लेते हैं। देखिए, ये मोहरें जो है प्राप्त हुई हैं इस प्रकार की बनी हुई। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में हमें भारी संख्या में मोहरें मिली हैं और मोहनजोदड़ो से ही लगभग 1200 मोहरें जो प्राप्त हुई है। याद रखने वाली बात, यह मोहरें विभिन्न आकार की थी, परंतु अधिकांश जो मोहरें थे छोटे आकार की थी और सेलकड़ी पत्थर से, याद रखना, सेलकड़ी पत्थर से ये बनी होती थी। इन मोहरों पर अधिकांश जो है वो जानवरों के चित्र बने हैं। इन जानवरों में क्या था, एक सींग वाला पशु जो संभवतः क्या था, गैंडा हो सकता है, छोटे सींग वाला जो है सांड है, शेर है, हाथी है, 12 सींगे हैं, इन सब के चित्र जो है वो बने होते। इसके अलावा वृक्षों और मानव के चित्र भी बने हुए थे। जिस प्रकार सामाजिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में पड़ा था, शिव का जो है चित्र भी मोहरों पर बना हुआ था। इनका प्रयोग व्यापारी अपने सामान की सुरक्षा के लिए करते थे। जिस प्रकार से आज भी जो है अगर आप डाक द्वारा कोई चीज़ भेजते हैं तो वहाँ पर मोहर का इस्तेमाल होता है, जो ऑथेंटिसिटी शो करती है कि ये सही है, अंदर खोला नहीं गया है। तो मोहरों का इस प्रकार से इस्तेमाल करता होगा, व्यापारी वर्ग करते होंगे। और कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि ये घरों की सजावट भी बनती होंगी, मोहरें इसलिए भी बनाई होंगी, या फिर पूर्वजों के चिन्हों के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे पूर्वज, उसमें कोई फोटो तो लेते नहीं थे, तो उनके पूर्वज का एक चित्र जो बना लिया और उसे जो है इस्तेमाल घर में करते थे। तो इस प्रकार से हड़प्पा की मोहरों के बारे में ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो ये फिर आता है संस्कृति की जो लिपि रही थी, उनकी लिपि जो आज जैसे हमारी लिपि है, हमारी जो हिंदी भाषा, उसकी अपनी एक लिपि है जिसके अनुसार ये भाषा जो है ईजाद हुई है। वैसे ही उनकी एक भाषा थी जिसकी लिपि इस तरह से चित्रमय लिपि थी इनकी। याद रखना, इनकी जो लिपि थी वो चित्रमय लिपि है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी के लोगों की जो लेखन शैली या लिपि था, उन्हें ज्ञान था, उनकी खुदाई में मिली मोहरों पर लिखावट इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। यद्यपि 1923 ईस्वी में इस लिपि के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी इस लिपि को पढ़ने के सारे प्रयत्न अब तक जो है असफल सिद्ध हुए हैं। हालांकि बिहार की बात करें, 1992 ईस्वी में कुछ विद्वानों ने कहा कि उसे पढ़ा जा सका है, लेकिन अभी तक उसके प्रमाणिक स्रोत जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। कई विद्वानों को विश्वास है कि यह लेखन शैली की चित्र लिपि है और इसका प्रत्येक चिन्ह किसी एक वस्तु या भाव को प्रकट करता है। इस प्रकार के चित्र चिन्ह बनाए गए हैं जो किसी वस्तु को दिखाते हैं। अगर वो चकोर बताई गई है, किताब की तरह नजर आती, तो वो किताब को दिखाई गई है। इस तरह से जो एक मैंने उदाहरण आपको पेश किया, लगभग 375 से लेकर 400 जो चिन्ह जो है
वो बताए जाते हैं। ये जो 375 से लेकर 400 जो संख्या है, ये वर्णों की संख्या है। एक तरह से वर्ण, यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और दूसरी बार यह बाईं से दाईं ओर जो है वो लिखी जाती है। अगर इस लिपि को पढ़ने में विद्वानों को सफलता मिल जाए तो निस्संदेह जो हड़प्पा संस्कृति के बारे में अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है अनभिज्ञ हैं, हम उसके बारे में हम जान पाएंगे। तो अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, तो ये पढ़ा हमने लिपि के बारे में। आज की लाइंस कि किसी ने क्या खूब कहा है कि जो हमेशा दूसरों का भला करता है उसका खुद का भला हो ही जाता है, क्योंकि जो फूल बेचने वाला होता है उसके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। तो आज भी आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।